नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। हम भाग पाँच में संघ सरकार और संघ सरकार में हम कार्यपालिका पढ़ रहे थे और कार्यपालिका के अंतर्गत भी हम भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद हैं उनकी बात कर रहे थे। और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 जिसमें उल्लेखित है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो देखो दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में आती हैं, आज हम उन्हीं सभी पर चर्चा करने वाले हैं। हम एक एक सवाल को बड़ी गहराई से देखेंगे। क्योंकि देखो, प्रत्येक एग्ज़ाम में भले आप कांस्टेबल से लेकर आरएस मेंस तक चले जाओ तो आपको यहाँ से सवाल प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग हर एक या दूसरे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और हमारे टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो दोस्तों, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चलेगी। आप थोड़ा बड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। मैंने एक फॉर्मेट के माध्यम से इसको काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो ये मेरा आपसे दावा है, आप लाइफ में कभी भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं भूलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, एक बार आप पढ़ के देखना, क्योंकि हमारा दिमाग जिस सीक्वेंस में चीज़ों को अधिक लंबे समय तक याद रख सकता है, हमें उसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। और जो रीट के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ये पढ़ा है, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक अपने आप में क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, कैसे पढ़ाना ये भी मनोविज्ञान है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ बात करें सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग है क्या? सबसे पहला ही सवाल अगर हमसे पूछ लिया जाए कि महाभियोग क्या है और महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, इसका आधार क्या है, तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं ये मैं आपके सामने अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए महाभियोग है, तो महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में इस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हम बात करें अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। अच्छा, ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, अर्थात मैं ये कहूं इस प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है? ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया कैसी है, इसकी प्रकृति एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया है। अर्थात जिसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो आपसे वो सवाल पूछता है, आपके सामने अभी मैंने 3 चीजें लिखी। पहली चीज, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो सबसे पहले वो पूछता है कि महाभियोग क्या है।
तो महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, पहला आंसर। नंबर 2 चीज, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। नंबर 3 चीज, महाभियोग प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है? अर्थात वो सवाल पूछता है, वहां पे आपके एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं और ये सवाल पूछा भी गया है। 2016 RAS प्री के एग्जाम में आपका हूबहू यही सवाल पूछा गया था। महाभियोग है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको ये बड़ा ध्यान से रखना है, बड़ा ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक बार जो RS के लेवल के एग्जाम्स में सवाल पूछ ले जाते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के जितने भी अधीनस्थ जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें वो सवाल 1 या 2 या 3 साल में कन्फर्म है आपके रिपीट होने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो कैसी प्रक्रिया है? एक तो न्यायिक कल्प प्रक्रिया है। ठीक है, न्यायिक कल्प का मतलब क्या होता है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, एक ही बात है, या तो आप अर्धन्यायिक प्रक्रिया कह दो या कैसी कह दो, एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया कह दो। अब इसके बाद में जो बात की जाती है, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि भाई अब ये प्रक्रिया किस आधार पर प्रारंभ की जाएगी, यानी कि महाभियोग किस आधार पर प्रारंभ किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाने का आधार क्या है? यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, तो हमारा सवाल यहां से बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने का आधार है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य करने पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया किस कारण लागू की जाती है? संविधान का उल्लंघन करने पर। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आपको सीधा सा याद रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आधार क्या है? आधार है संविधान का अतिक्रमण। यानी कि जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा तभी हम उसे महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। अन्य किसी भी आधार से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती दोस्तों। कुछ गाइड, कुछ किताबों में कुछ अन्य चीजें लिखी हुई हैं, आप उन पर ध्यान ना दें। देखो, ये एग्जैक्ट जैसा संविधान में लिखा हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर आपके सामने वहां ऑप्शन आता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, उपरोक्त सभी, तो आपको वहां याद रखना है सिर्फ और सिर्फ संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को हटाने के लिए और कोई भी आधार और कोई भी पॉइंट का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। यह आपको यह विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब हमारे पास आधार हो गया। आधार के बाद में यदि हम बात करें तो अब हम महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ कहां करेंगे, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार किसे है? तो हम बात करें महाभियोग का। महाभियोग लिखता हूं मैं यहां पर, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार, या महाभियोग प्रक्रिया कहां प्रारंभ की जा सकती है? तो ये किसको है? ये है संसद को। अर्थात महाभियोग प्रक्रिया कहां प्रारंभ होगी? भारतीय संसद में महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, अब संसद में तो हमारा अगला सवाल बनता है महाभियोग प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में कहां की जा सकती है?
संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यदि मैं आगे बात करूं तो प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होगा। तो वो आपसे पूछे तो प्रक्रिया का स्वरूप, तो मैं आपको बता दूं प्रक्रिया का स्वरूप होगा सांवैधिक संकल्प, यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक संकल्प प्रस्ताव होगा। संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक बार पुनः आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे लंबे समय तक आपको याद रहे कौन सा सवाल आएगा, उसका उत्तर क्या रहेगा, उस परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले महाभियोग प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? देखो कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ो। इस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है? एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया अर्थात अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसकी एक प्रकृति है। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार क्या होगा, या इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जब संविधान का अतिक्रमण किया जाएगा तभी यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है और तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे महाभियोग प्रक्रिया कहां प्रारंभ की जाती है? महाभियोग प्रक्रिया संसद में प्रारंभ की जाती है। अब सवाल बनता है, संसद के कौन से सदन में? उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में प्रारंभ की जाएगी या निम्न सदन लोकसभा में प्रारंभ की जाएगी? तब हमें आंसर देना, संसद के किसी भी सदन में हम महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप राज्यसभा में लेकर आओ, आप लोकसभा में, किसी भी सदन में आप महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। अब वो महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, उसका स्वरूप कैसा होगा? उसका जो स्वरूप होगा, उस प्रक्रिया का स्वरूप होगा संकल्प, यानी कि एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से हम संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया का जो संकल्प हम लेकर आएंगे वो हम कहाँ करेंगे? उस सदन में पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब प्रक्रिया का जब हम स्वरूप लेकर आ गए तो प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी? ठीक है, हम यहां देखें प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी। कैसे होगी? देखो दोस्तों, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना के साथ संबंधित सदन के एक बटा 4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त संकल्प प्रस्ताव पेश करने से। अर्थात देखो दोस्तों, प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी? प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रोसेस जो है वो ये है, जिस सदन में ये प्रस्ताव लेकर आना है उस सदन के जो सदस्य हैं वो उस सदन के अध्यक्ष को 14 दिन पहले ही ये बता देंगे, यानी कि ये एक ऐसा संकल्प प्रस्ताव है। ध्यान से सुनना, संकल्प प्रस्ताव यानी कि अब उन्होंने मान लीजिए हमें राज्यसभा में लेकर आना है, तो राज्यसभा में जब हम संकल्प प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम 1/4 सदस्य यानी कि राज्यसभा की
कुल सदस्य संख्या अभी कितनी है 245, वर्तमान में कितनी है 245। अब 245 का 1/4 आप कर लो, तो आप अप्रोक्स 250 मान लो, 250 का 1/4 आप करोगे तो बेसिक सी बात है, लगभग आपके जो हैं, आप बात करें 50 1/4 25 50 तो ये हो गए, और लगभग 12 वहां हो गए, तो 12 सदस्य वो हो गए। तो लगभग 62 सदस्य जब तक इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये प्रस्ताव एक संकल्प के रूप में पेश नहीं होगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का जो आपके वर्तमान में है उसका कितना होगा 1/4, यानी कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के जो सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस पर 1/4 सदस्यों की सहमति यानी कि उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब 1/4 सदस्य इस प्रकार की अनुमति पारित करके जो संकल्प प्रस्ताव किसको भेजते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भेजते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष के पास जब ये प्रस्ताव जाता है तो इस पर तुरंत प्रभाव से चर्चा नहीं होती है। क्यों? कारण क्या है? देखो, कम से कम 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना के साथ। अब ये प्रस्ताव से संबंधित 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। उनको 14 दिन का समय दिया गया है कि आप 14 दिन में प्रिपेयर हो जाइए, आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जाने वाली है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब 14 दिन पहले जब महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना भी अनिवार्य है, तो वहां उनको 14 दिन पहले सूचना दी। उसके पश्चात 14 दिन बाद में इस संकल्प प्रस्ताव को कहां पेश किया जाएगा? देखो, पेश करने पर पेश कहां किया जाएगा? जिस सदन में इसको लाया गया है वहां 14 दिन बाद में पेश किया जाएगा। तब इस पर क्या होगी? चर्चा होगी। यानी कि जब तक राष्ट्रपति को सूचना नहीं दी जाएगी और राष्ट्रपति को सूचना दिए हुए कम से कम 14 दिन पूरे नहीं होंगे तब तक इस पर किसी भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती, अर्थात जिस सदन में इसको पेश किया गया है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे बात करते हैं। अब ये पेश कर दिया साहब, इस पर चर्चा होगी। अब चर्चा होगी तो जिस सदन, अब इस पर चर्चा होने के साथ ही ये सदन क्या करेगा? किस बहुमत से पारित करेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, दूसरा सदन भी यदि इस प्रस्ताव को सेम अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है, तो संबंधित राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, संबंधित राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। और अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर इस प्रकार की कोई भी महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, ताकि मैं आगे आपको लिखाऊं, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। जल्दी करें दोस्तों। मिटा देता हूं दोस्तों, आपने उतार लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ बहुत सारे सवाल बनते हैं कि भाई अब ये जो प्रस्ताव है पहले सदन से पारित हो गया। जैसा मैंने कहा, जिस प्रथम सदन का काम क्या है? 2/3 बहुमत से पारित करना। फिर प्रस्ताव कहाँ जाएगा? फिर प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव की पहले तो आरोपों की जांच करेगा, यानी कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही है या नहीं है। तत्पश्चात ही राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो जो हमारी प्रक्रिया थी हम उसकी बात कर लें, उसको हम समझ लेते हैं। यानी कि पहली बात तो राष्ट्रपति को सूचना। हमसे ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, जिसको आपको पता होना चाहिए। कि राष्ट्रपति को सूचना देंगे कितने दिन पहले?
कम से कम 14 दिन पूर्व, यानी कि जब प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी उससे कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति को सूचना नहीं दी जाएगी तब तक ना तो वो प्रस्ताव पारित होगा ना ही उस पर चर्चा होगी। दोस्तों ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को सूचना दे दी साहब। अब यहां पर जो राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कौन करेगा? ठीक है, पहले सदन ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। पहले सदन ने, हमने नीचे बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, कि कम से कम 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे और वो पारित कर देंगे। तो राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच कौन करता है? तो राष्ट्रपति पर आरोप, जो लगे आरोप हैं उनकी जांच करेगा दूसरा सदन, यानी कि हम बात करें आरोप लगाने वाला सदन नहीं। यानी कि जिस सदन ने संकल्प प्रस्ताव पहले पारित किया है, जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया है, वो सदन इस राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच नहीं करेगा। अर्थात जब पहला सदन जो भी होगा जिसने प्रस्ताव पेश किया वो पारित करके दूसरे सदन में जब हम इस प्रस्ताव को भेज देंगे तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की क्या करेगा? जांच करेगा, उसका अन्वेषण करेगा, खोजबीन करेगा कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप, इतने जो आरोप लगाए गए हैं क्या वे सही हैं या नहीं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तब दूसरे सदन द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, और यदि नहीं तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब यहां एक सवाल जो मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जब जांच की जाती है तब क्या राष्ट्रपति जांचकर्ताओं के समक्ष पेश होते हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति पेश हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि जब दूसरे सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच की जाती है तब भारत के राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से जांच में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपना अर्थात अपना पक्ष रख सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वे सही हैं, बेबुनियाद हैं या गलत हैं, किस प्रकार से आरोप लगाए गए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपना पक्ष रखने का हक है। दोस्तों देखो दोस्तों, जज भी आपसे पूछते हैं कि आपने किया है, आप कहते हैं नहीं, तो वो फिर सबूतों को देखते हैं और सबूतों मिलने के बाद में तो फिर गुनाह आप ही ने किया है, क्योंकि व्यक्ति सजा से डरता है इसलिए झूठ बोलता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर जबरदस्ती पुलिस द्वारा कई बार स्टेटमेंट ले लिया जाता है, उसके बाद में जब कोर्ट द्वारा इस प्रकार से पूछा जाता है उससे कि आपने काम किया नहीं किया, तो सबूतों के ना होने की वजह से वो व्यक्ति क्या होते हैं, बाइज्जत रिहा हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए, तो इसी प्रकार आरोपों की जांच कौन करेगा? दूसरा सदन करेगा दोस्तों। अब इसके बाद में यदि हम अगले टॉपिक पर बात करें तो जो प्रस्ताव पारित होगा वो कैसे किया जाएगा? या हम कहें जो प्रक्रिया है वो कैसे पूर्ण होगी? तो पहली बात तो प्रस्ताव पारित कैसे होगा, हम बात करें यदि दोनों सदन संकल्प प्रस्ताव को अलग अलग रूप से अपनी कुल सदस्य संख्या के
2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, यदि दोनों सदन संकल्प प्रस्ताव को अलग अलग रूप से, यानी कि दोनों सदनों में पहले पहला सदन करेगा फिर दूसरा सदन, अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी या पूर्ण हो जाएगी। तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यानी कि दोनों सदन अलग अलग रूप से इस संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देंगे अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, और जब वे ऐसा करते हैं तो उसके बाद में ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये पूर्ण समझी जाती है। तो हमारे सवाल भी कई बार पूछ लेता है महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है जब दोनों सदन अलग अलग रूप से संकल्प प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण समझी जाती है, और तब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अब इसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं, क्या भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? जी नहीं दोस्तों, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ ना तो प्रारंभ की गई और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आया गया। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी नोट डालकर लिख लीजिए, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये जो सारा जो प्रोसेस है वो आपके सामने कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने लगभग सभी सवाल क्लियर हो गए। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। नंबर 2 चीज किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में है। आधार क्या है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, न्यायिक कल्प या अर्धन्यायिक जो है इसकी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया का जो स्वरूप, जो प्रकृति है वो कैसी है। अच्छा, इस प्रक्रिया के संदर्भ में जो हम प्रस्ताव लेकर आते हैं उसका स्वरूप कैसा होता है, जो प्रस्ताव लेकर आते हैं वो जो कैसा होगा, संकल्प प्रस्ताव। ठीक है, किस सदन में लेकर आएंगे, तो सबसे पहले कहाँ लेकर आएंगे, संसद में। फिर किस सदन में, संसद के किसी भी सदन में इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। प्रारंभ करने का तरीका क्या है, तरीका ये है, कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना के साथ संबंधित सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, उस पर चर्चा होगी। अब राष्ट्रपति को सूचना देने का समय कितना है, 14 दिन, कम से कम 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को क्या करेंगे दोस्तों, सूचना देंगे। अब राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच कौन करेगा, राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच दूसरा सदन करेगा। तीसरी चीज, प्रस्ताव पारित कैसे होगा, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, और प्रक्रिया पूर्ण कैसे समझी जाएगी। यदि संबंधित सदन के या जैसे हम बात करें दोनों सदनों के संकल्प प्रस्ताव पर अलग अलग रूप से अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो पूर्ण समझी जाएगी और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहां से एक और सवाल बनता है दोस्तों, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। आपके एग्जाम में बहुत सी बार कई बार पूछा जाता है कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। तो मैं को एक ही लाइन में क्लियर कर देता हूं आपको। यहाँ पे आप यहाँ इसको स्टार डाल के लिख लेना कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में
संसद के, केवल संसद के लिखना, केवल संसद के सभी सदस्य, केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब मैंने यहां आपके सामने जो केवल संसद लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो याद रखना, संसद के सभी सदस्य, यानी कि ना तो विधानमंडल के होंगे, ना राज्य विधानमंडल के होंगे, ना संघ शासित प्रदेशों जो विधान परिषद है, विधानमंडल है उनका, यानी कि राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन होगा? सिर्फ संसद। और संसद के भी कौन से? सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब यहां से हो गया दोस्तों, पहली बात तो निर्वाचित सदस्य भी हो गए, और दूसरी चीज आपके प्लस मनोनीत सदस्य भी हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपने जब हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ी थी, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में केवल और केवल जो संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, प्लस राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे दोस्तों। और मनोनीत सदस्य वहां किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं लेते थे। लेकिन राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया पर जब सदन में मतदान होगा, तो उस प्रक्रिया में उस समय मतदान कौन कौन कर सकते हैं? संसद के सभी सदस्य, अर्थात संसद जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी करेंगे और मनोनीत सदस्य भी करेंगे। इसी प्रकार राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य करेंगे और निर्वाचित सदस्य, दोनों उसमें मतदान करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए ताकि मैं आगे बात करूं। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं तुरंत प्रभाव से। अब देखो दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहां पर हमारा जो अनुच्छेद 62 है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ताकि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 तक आज हमारे पूरे हो जाएंगे और यहां से एक भी सवाल हमारा बाहर नहीं जाएगा। यानी कि एक भी सवाल गलत होने की जो हमारी संभावनाएं थी वो सभी हमारी अभी दूर हो जाएंगी। हमारे जो सारे कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। देखो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है मेरा, आप अधिक से अधिक लोगों, अधिक से अधिक साथियों तक ये हमारा जो कार्यक्रम है ऑनलाइन शिक्षा का, इसका आप प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं मुख्यतः वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस लॉकडाउन की जो सीमाएं हैं वो पता नहीं कब तक होंगी, कोचिंग संस्थान कब तक खुलेंगे, तब तक आप घर बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से तैयारी करते रहें और हमारे द्वारा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। आपका यही प्यार और यही सम्मान हमारे मनोबल में वृद्धि करता है कि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने नए नए विषय, रोचक तथ्य लेकर प्रस्तुत हों। तो आइए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 के बारे में। अनुच्छेद 62, देखो दोस्तों, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि और आकस्मिक
रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, कार्यकाल, आप कुछ भी कह सकते हैं, अवधि। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने अनुच्छेद 62 सीधा सा बात कर रहा है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय, यानी कि किसी परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, पहली बात तो ये कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब उसको कितने समय के अंदर भरा जाएगा। दूसरी चीज, यदि राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक स्थिति में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है तो वो कितने समय तक काम कर सकता है। दूसरी चीज, इसके पश्चात आकस्मिक स्थिति में पद रिक्त हो गया और यदि नवीन राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसकी पदावधि या कार्यकाल कितना होगा। इन सब के बारे में इसी अनुच्छेद में चर्चा की गई है दोस्तों। तो आइए हम अनुच्छेद 62 का 1 और 2, यहां पर इसके अंदर 2 धाराओं का उल्लेख है। पहली धारा तो इस बात का उल्लेख करेगी कि वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लेना चाहिए। ठीक है। नंबर दूसरी क्या कहेगी कि जो नवीन राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे वे शेष कार्यकाल के लिए नहीं होकर पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज, इसी में बताया गया है कि आकस्मिक परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। अर्थात इससे इस बात का भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो अधिकतम कितने महीने तक कार्य कर सकता है, 6 माह तक कार्य कर सकता है। तो हम इन सभी जो पॉइंट्स है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले 62(1) देख लेते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना। 62(1) राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो 62(1) आपके सामने इस बात को कह दिया कि भाई जब वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा, उसका कार्यकाल समाप्ति की ओर रहेगा, अंतिम 6 महीने जब होते हैं तो उसी समय भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। यानी कि अगला जो नवीन राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला है उसकी प्रोसेस वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसका चुनाव संपन्न करा लिया जाना चाहिए। इसका कारण है दोस्तों, हमारे संविधान साफ साफ ये बात कही गई, भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। और इसी कारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस हैं वो इनकी पदावधि से पूर्ण होने से पहले ही करा लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल जब समाप्त होने वाला होता है उससे पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव पूरे हो जाते हैं और जिस तिथि को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है उसी तिथि को नवीन राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर नंबर 2 पॉइंट। अब नंबर 2, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने पर या अन्य किसी कारण से 62(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग
पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए अन्य किसी कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए 6 माह के भीतर नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। अर्थात इसी के अंदर बताया गया है नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति शेष कार्यकाल या पदावधि के लिए कार्य ना करके पूर्ण कार्यकाल या पदावधि के लिए कार्य करेगा। अब देखो दोस्तों, आपके सामने जो यहां पर चीजें लिखी गई हैं, पहला अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कार्यकाल, दोनों ही चीजें यहां बताएगी। पहली धारा तो यही कह रही है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने पर ही नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना। नवीन राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही, यहां पर पूर्ण होने से पूर्व ही, राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना। यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना, इस बात का अर्थ है। अगली लाइन जो कहती है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पहली बात यहां याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अनुच्छेद 62 प्रावधान करता है अन्य किसी कारण। 4 चीजें हैं। पहला, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है, किस कारण से? मृत्यु के कारण से, या उसके त्यागपत्र देने के कारण से, या उसको पद से हटाए जाने के कारण से, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कारण अनुच्छेद 62 में बताए गए हैं। कौन कौन से कारण है? पहला मृत्यु, दूसरा त्यागपत्र, तीसरा महाभियोग प्रक्रिया और चौथा अन्य कारण। उपरोक्त सभी उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन में आता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में रिक्ति भरने के लिए 6 माह के भीतर, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कितने समय के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है, कितने समय के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना आवश्यक है, कितने समय के अंदर राष्ट्रपति अपना पद धारण करना आवश्यक है, कितने महीने के अंदर? 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां से एक और बात समझ में आती है, यानी कि 6 महीने की जो समय सीमा दी गई है, अर्थात उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वो अधिकतम कितने टाइम तक कर सकते हैं? 6 महीने तक कर सकते हैं। या उपराष्ट्रपति नहीं हो तो अन्य जो व्यक्ति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वो भी कितने टाइम तक कर सकते हैं? अधिकतम 6 महीने तक ही काम कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते।
समझ गए दोस्तों। न्यूनतम का अर्थ तो ये हो गया दोस्तों, जब भी नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आ जाएगा, ये अपना क्या करेंगे, अपना पद वहां से छोड़ देंगे, त्यागपत्र दे देंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में से त्यागपत्र दे देंगे और नए राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे दोस्तों। तो यहां पर ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद कितने टाइम तक खाली रह सकता है, 6 महीने तक, इससे अधिक खाली नहीं रहेगा। खाली रहने का मतलब उस समय भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति उस पर कार्य जरूर करेगा। दूसरी चीज दोस्तों, नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति, अब ऐसी स्थिति में मान लो ये जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, अभी वर्तमान में कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया और 2 साल बाद में राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो नया राष्ट्रपति होगा वो शेष कार्यकाल के लिए कार्य नहीं करेगा। अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, तो बचे कितने, 3 साल। यानी कि जो नया राष्ट्रपति होगा वो 3 साल के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर कितने साल के लिए करेगा, वो पूर्ण कार्यकाल, अर्थात जो भी नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा प्रत्येक व्यक्ति वो पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा। ये काफी समझने योग्य बात है दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों सरपंच की कई बार मौत हो जाती है, तो आपको पता है सरपंच का चुनाव दोबारा होता है, और सरपंच का चुनाव जब दोबारा होता है तो उस परिस्थिति में वो सरपंच शेष कार्यकाल के लिए काम करता है, अर्थात जितना टाइम नए पंचायती चुनाव को बच जाता है उतने समय के लिए वो काम करता है। मान लो पुराने सरपंच ने 3 साल काम किया, तो नया सरपंच 2 साल के लिए कार्य करेगा, समझ गए आप। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं, यानी कि जिस तिथि को पद धारण करेंगे उस तिथि से जब तक पूरे 5 साल नहीं होंगे वे पद से नहीं हटेंगे। नहीं हटने का मतलब या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, या उनको महाभियोग प्रक्रिया से हम उसको हटा दे राष्ट्रपति को, तभी वो पद खाली हो सकता है। अन्यथा वो अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के पश्चात अपने पद को छोड़ेंगे, तब तक वो अपने पद को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो ये आपके देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 71 भी हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 72 भी हम पढ़ेंगे और अनुच्छेद 73 भी हम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 71 में यदि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद हो जाता है तो सुनवाई कहां होगी, किस प्रकार होगी, दायर कौन कर सकता है, वो सब चीजें हैं, तो उस पर हम अनुच्छेद 71 में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में वहीं बताया गया है। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्तियां, तो जब हम आगे अब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करने वाले हैं तो हम राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां, विभिन्न प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, और आपकी समाधान की शक्तियां, तो ये सभी वित्तीय शक्तियां, तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो वहां पर हम अनुच्छेद 72 को पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 52 से 62 तक है दोस्तों। राजस्थान पुलिस, पटवार और रीट में इससे बाहर सवाल नहीं बनते हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया है दोस्तों, ठीक है। और मैंने एक एक क्वेश्चन पेपर का काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है, उसी के पश्चात ये सारा जो सिस्टम है, मैंने पढ़ाने का प्रोसेस लगभग मुझे 4 साल से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए आज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके संदर्भ में। उन सभी मेरे प्यारे साथियों से निवेदन है जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पर कमेंट करें। अधिक से अधिक लोगों तक हमारे द्वारा जो अध्ययन सामग्री पढ़ाई जा रही है उसका प्रचार प्रसार करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच सके और हमारे उद्देश्य को सफलता प्राप्त हो सके। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके दोस्तों। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।